हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि है हमारी मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं एक लैंग्वेज को टीच करने के लिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 4 मेथड, जो कि सबसे पहला हमारा मेथड है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, सेकंड हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, थर्ड है हमारा इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, फोर्थ है हमारा डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। वन बाय वन हम सारे ही मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि इसकी क्या मीनिंग होती है, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या इसके स्टेप्स होते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। वन बाय वन हम सारे ही मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ही जरूर से देखिएगा। यहाँ पे मैंने पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज के टॉपिक वन बाय वन अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इन सारे टॉपिक्स को देख सकते हो पेडागोजी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड कहीं ना कहीं आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिसमें कि हम बच्चों को एग्जांपल्स के थ्रू अपने मेन टॉपिक पे ले चलते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे बच्चों को टॉपिक नहीं समझाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे उसके प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हैं, उसके बेस पे हम किसी अननोन नॉलेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इंडक्टिव अप्रोच मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। जो भी टॉपिक बच्चे को नोन होगा, उसके थ्रू हम एक नए टॉपिक, एक अननोन टॉपिक के उस पर मूव करेंगे। सेकेंड हमारा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। हमें बच्चों को कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर ले चलना है। डायरेक्ट हमें एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे नहीं ले जाना है बच्चों को। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल टू रूल। बच्चों को हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू रूल की तरफ ले जाना है। डायरेक्ट हम यहाँ पे रूल से शुरुआत नहीं करते हैं। फोर्थ हमारा स्पेसिफिक टू जनरल। यहाँ पे हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, बॉटम टू अप जाते हैं। फिर उसके बाद में इंडक्टिव अप्रोच एम टू डेवलपिंग अ थ्योरी। इंडक्टिव अप्रोच का एम यही है कि हम एक थ्योरी को डेवलप कर सके, और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है, क्योंकि बच्चे के इसमें बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी थिंकिंग का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चे को एंगल पढ़ा रहे हो, तो डायरेक्ट आप ये नहीं बताओगे कि उसमें राइट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है। सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करोगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिसमें कि बच्चों को कहोगे कि आप यहाँ पे मेजर करो कौन कौन से एंगल्स है। तब फिर वहाँ पे बच्चे वो मेजर करेंगे। उसके बाद आप उनको कहोगे एस्टिमेट करने को, ये कौन सा शेप बना रहा है, 90 से कम है कि ज़्यादा है। तब जाके बच्चों को कहीं ना कहीं उस लेवल पे पता चल पाएगा कि 90 से कम सारे एंगल्स आ रहे हैं, तो ये कौन से एक्यूट एंगल है। इस तरीके से हमें एग्जाम्पल टू रूल बच्चों को पढ़ाना है। तो ये हमारा मेथड कहलाता है इंडक्टिव मेथड। उसके बाद में हम यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं इंडक्टिव मेथड की क्या है। सबसे पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट कॉन्क्रीट एग्जाम्पल और इंस्टेंसेस। बच्चों को हमें क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टार्ट करना है, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देने हैं। उसके बाद में क्या है, एक्सप्लोरेशन, स्टूडेंट एनालाइज एंड आइडेंटिफाई पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको अभी एंगल वाला एग्जाम्पल आपको समझाया, तो सबसे पहले हमें उनको एग्जाम्पल देनी है एंगल्स को। फिर उसके बाद में बच्चों को कहना है कि आप उनको मेजर करो, आप उनको एनालाइज करो, कौन से 90 से कम है, कौन से 90 से ज़्यादा है। उसके बाद में जनरलाइजेशन, स्टूडेंट इंड्यूस जनरल प्रिंसिपल और रूल्स। जब बच्चे एनालाइज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक जनरल प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर लेंगे कि अच्छा 90 से कम है तो ज़्यादातर एंगल्स 90 से कम आ रहे हैं, तो ये एक्यूट उनको कहेंगे। 90 से अबव जा रहे हैं तो उनको ऑब्ट्यूज कहेंगे। वो कहीं ना कहीं एक जनरलाइजेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन, स्टूडेंट अप्लाई द इंड्यूस रूल टू न्यू सिचुएशन। अब बच्चों को अच्छी तरीके से पता चल चुका है, तो वो अब अप्लाई करेंगे अपने रियल वर्ल्ड में इस चीज़ को। कहीं ना कहीं वो जाके मेजर करेंगे, अच्छा ये वाला एंगल इससे बड़ा है, ये वाले उससे टेबल का देखते कितना एंगल आ रहा है, यहाँ पे स्केल का कितना एंगल आ रहा है, ब्लैक बोर्ड का कितना एंगल आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी वो चीज़ें कहाँ पे अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज़ करेंगे। फिफ्थ हमारा आ जाता है वेरिफिकेशन, स्टूडेंट टेस्ट एंड वेरीफाई द इंड्यूस्ड रूल। जब स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे रियल वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं उनको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि ये जो हमने सीखा है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर एनालिसिस होता है, फिर जनरलाइजेशन होता है, फिर एप्लीकेशन, उसके बाद वेरिफिकेशन। आई होप ये स्टेप्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ इंडक्टिव मेथड की। सबसे पहला एडवांटेज है प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग। इंडक्टिव मेथड से क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव तरीके से सीखते हैं और लर्निंग को लर्न करते हैं। बच्चे पैसिव रोल इसमें प्ले नहीं करते हैं। सेकंड हमारा एडवांटेज है इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इंडक्टिव मेथड से क्या होता है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है और क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं इनकलकेट होती है। थर्ड हमारा एडवांटेज है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों के अंदर हम डेवलप कर पाते हैं। बच्चों को नए नए तरीके पता चल पाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। फोर्थ हमारा एडवांटेज है इनहैंस रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं रिटेंशन पावर डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होती है, वो अच्छे से टॉपिक को समझ पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिडक्टिव मेथड। ये इंडक्टिव मेथड के जस्ट अपोजिट है। इंडक्टिव मेथड में आप क्या करते हो, बच्चों को पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको समझाते हो, पहले उन्हें एग्जाम्पल्स देते हो, तब जाके आप कहीं टॉपिक पे पहुंचते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताना है, रूल बताना है, फिर उसके बाद में आप एग्जाम्पल्स पे आओगे। डिडक्टिव अप्रोच ऑल्सो नोन एज डिडक्शन, ये डिडक्शन के भी नाम से जाना जाता है, इसे हम डिडक्शन मेथड भी कहते हैं। It starts out with a general statement and examines the possibilities to reach a specific logical conclusion. ये क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, उसकी एम यही रहता है कि एक हम स्पेसिफिक एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच सकें। डिडक्टिव अप्रोच मूव फ्रॉम अननोन टू नोन। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अननोन टॉपिक से शुरुआत होती है नोन टॉपिक की तरफ।
एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट से चलते हैं कॉन्क्रीट की तरफ। रूल टू एग्जाम्पल, बच्चों को पहले रूल बताया जाता है। जैसे कि आप मैथ्स का एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको दूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि पर्टिकुलर इस सम का ये फॉर्मूला है, इसको आप पहले लर्न करिए, उसके बाद हम सम जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें, ग्रामर की, तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारा रूल है। अब अगर टेंसेस की बात करो, उनमें भी रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रूल्स बता देते हैं, फिर उसके बाद में बच्चों को हम एग्जाम्पल्स दें, उसको प्रैक्टिस करवाएं, उससे हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक जाया जाता है, टॉप टू बॉटम चलते हैं। फिर उसके बाद में इट प्रमोट्स कन्वर्जेंट थिंकिंग मोस्टली यूज्ड इन ग्रामर एंड मैथ्स, और ये कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। फिर उसके बाद में ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ग्रामर और मैथ्स के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। यहाँ पे स्टेप्स हैं, यहाँ पे 4। सबसे पहले क्या होता है, थ्योरी, फिर उसके बाद में हाइपोथेसिस, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन। सबसे पहले यहाँ पे एक थ्योरी या कोई फॉर्मूला जो है वो बच्चों को बताया जाता है, आप बच्चों को बताते हो। फिर उसके बाद में हाइपोथेसिस होती है, उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर जाके वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, सम सॉल्व करते हैं, तब एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि अच्छा हाँ, इस फॉर्मूले से ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं ऐसे ऐसे तरीक़ों से। आई होप ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डिडक्टिव मेथड के एडवांटेज देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स में एडवांटेज समझाए हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम। यहाँ पे कह सकते हैं कि टाइम का कम यूज़ होता है, आप कम टाइम में अपने टॉपिक को बच्चों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड हमारा एडवांटेज आ जाता है इफेक्टिव फॉर प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े जो टॉपिक्स होते हैं, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से आसान वे में उनको समझा सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े फॉर्मुलाज होते हैं, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार डिफिकल्ट हो जाते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने में। बट जब आप उनको डायरेक्ट फॉर्मुला बता दोगे, बच्चों को फॉर्मुला पता होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को लर्न कर पाएंगे। फिर उसके बाद में थर्ड है हमारा इनकरेजेस लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे बच्चों के अंदर लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी बन जाता है। तो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि बच्चों के अंदर लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग हुई, बट हाँ, इंकरेज होती है। फिर उसके बाद में फोर्थ हमारा आ जाता है डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यहाँ बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करती है। नए नए तरीके जो हैं, किस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो बच्चों के अंदर डेवलप करती है। फिर उसके बाद में फिफ्थ हमारा है सूटेबल फॉर टीचिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ये ज़्यादातर किसके लिए सूटेबल है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए सूटेबल है, कि जिसमें आप थ्योरी वाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रामर और मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल मेथड है। आई होप ये एडवांटेज भी समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डिडक्टिव मेथड। सबसे पहला हमारा डिसएडवांटेज है मे लीड टू पैसिव लर्निंग। यहाँ पे बच्चा क्या होता है कि पैसिव तरीके से सीखता है, यहाँ पे बच्चा ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। आप उनको जो बता रहे हो कि अच्छा ये फॉर्मुला है, इस फॉर्मुले को आप लर्न करो, इस फॉर्मुले को आप समझो, उसी के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा पैसिव मैनर में सीख रहा है। इसमें कई बार क्या होता है कि बच्चा बोर भी हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा यही लिखा हुआ है, कैन बी बोरिंग फॉर स्टूडेंट्स। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट हो जाता है डज नॉट इनकरेज क्रिएटिविटी। इसमें ज़्यादा जो है बच्चों की क्रिएटिविटी इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि आप उनको डायरेक्ट बता रहे हो कि ये आपको लर्न करना है, ये आपको सीखना है किसी भी हालत में। तो बच्चा इसमें अपना माइंड यूज़ ही नहीं कर पाता है, जो मैम ने कहा है बस वो ज़्यादातर फॉलो कर लेता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल लर्नर्स और सब्जेक्ट। और ये जो डिडक्टिव मेथड है वो सभी सब्जेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है और सभी लर्नर्स के लिए सूटेबल नहीं है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन। और इस मेथड में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्लानिंग की ज़रूरत है और प्रिपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बच्चों को कहीं ना कहीं एक डाउट भी होता है कि मैम ये कैसे करें, क्योंकि बच्चों को फॉर्मुला तो पता हो गया, बट उसमें सम हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बताना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग और प्रिपरेशन की नीड होगी। आई होप ये डिसएडवांटेज आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड आ जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, क्योंकि सालों से यही मेथड चलता आ रहा है, इस वजह से कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट मेथड है। बट आजकल के टाइम पे तो ये ज़्यादा मेथड यूजफुल नहीं है। चलिए देखते हैं ये मेथड में क्या है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड वेयर टीचर ट्रांसलेट एवरी वर्ड फेस सेंटेंस ऑफ इंग्लिश इनटू मदर लैंग्वेज फॉर इजी कॉम्प्रिहेंशन बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत ही टाइम पुराना मेथड है, जहाँ पे जो टीचर होती है वो हर एक वर्ड को, हर एक फ्रेज को, हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देती है किसमें, मदर लैंग्वेज में, जिससे कि बच्चों के लिए आसानी हो जाती है। जैसे कि पहले आप देखते होंगे कि यूपी बोर्ड में क्या होता था कि इंग्लिश जो ग्रामर होती थी वहाँ पे ट्रांसलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा आते थे। तो उनमें क्या होता था कि मैम लोग क्या करती थी कि बच्चों को हर एक फॉर्मूला, हर एक वर्ड, हर एक कह सकते हैं फ्रेज, वो चीज़ मदर लैंग्वेज में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी मदर लैंग्वेज हिंदी है तो उसमें उनको ट्रांसलेट कर देती थी, फिर उसको कहती थी कि उस अकॉर्डिंग अपना माइंड मेकअप करो, मदर लैंग्वेज बनाओ, फिर उसके बाद में ट्रांसलेट करो। तो ये चीज़ होती थी। फिर उसके बाद में देखते हैं हम, व्हेन इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस इन 18th सेंचुरी एज इंडियंस वर नॉट इन नो अबाउट ऑफ इंग्लिश। जब इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई 18th सेंचुरी में तो बहुत सारे जो इंडियंस थे वो इंग्लिश को नहीं जानते थे। इंग्लिश कुड बी नॉट गिवन टू देम डायरेक्टली, और उनको डायरेक्टली इंग्लिश नहीं दी गई। इट हैड टू बी टॉट थ्रू देयर वर्नाकुलर लैंग्वेज। और इंग्लिश कैसे उनको समझाएगी, कैसे उनके पास आई, यही मदर लैंग्वेज के उस पर आई। क्योंकि यहाँ पे जब आपको कोई दूसरी लैंग्वेज पता ही नहीं है तो आपको अपनी मदर लैंग्वेज पता है, किसी को बंगाली आती थी, किसी को हिंदी आती थी, किसी को कोई लैंग्वेज आती थी, तो उसके थ्रू उनको ये इंग्लिश लैंग्वेज समझाई गई।
It was easy for both teacher and student as the teacher translating every word, phrase, sentence from English into their mother language। और ये जो मेथड है वो दोनों के लिए यूज़फुल था, टीचर के लिए भी यूज़फुल था और स्टूडेंट के लिए भी यूज़फुल था, क्योंकि यहाँ पे टीचर हर एक वर्ड, हर एक फ्रेज, हर एक सेंटेंस को मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में कन्वर्ट कर देती थी। फिर उसके बाद में द स्टूडेंट्स वर एबल टू एसिमुलेट इंग्लिश फ्रेजियोलॉजी थ्रू द मीडियम ऑफ द मदर टंग, और ऐसे ही वो इंग्लिश को एसिमुलेट कर पाते थे, इंग्लिश को समझ पाते थे। फिर उसके बाद में द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फसाइजेज द लर्निंग ऑफ ग्रामर। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, ये एम्फसाइज करता है किस चीज़ को, ग्रामर को लर्न करने के लिए, विच इज टॉट डिडक्टिवली। यहाँ पे डिडक्टिव तरीके से ग्रामर को समझाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे बच्चों को सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में उस बेस पे कहा जाता है इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसलेट करो। दैट इज बाय रिप्रेजेंटेशन स्टडी ऑफ ग्रामर रूल्स। यहाँ पे ग्रामर रूल्स को रटाया जाता था। द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज आर कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्टेड विद दोज ऑफ द मदर टंग। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर था लैंग्वेज का, जो भी टारगेट लैंग्वेज का हमारा स्ट्रक्चर था, फॉरेन लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर था वो कंपेयर किया जाता था किससे, मदर टंग से। अब हम यहाँ पे देखेंगे एडवांटेज क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। यहाँ पे क्या होता था कि बच्चों के अंदर रीड करने की और राइट करने की जो स्किल है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो पाती थी। फिर उसके बाद में प्रोवाइड्स अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर रूल्स, क्योंकि यहाँ पे डिडक्टिव तरीके से पहले रूल्स ही बताए जाते थे, तो कहीं ना कहीं उनको ये रूल्स बहुत अच्छी तरीके से आते थे, बहुत अच्छी तरीके से वो समझ चुके थे कि ये ग्रामर के क्या क्या रूल्स हैं, कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, टेंसेस के क्या रूल होंगे। थर्ड हमारा पॉइंट है इनकरेजेस एक्यूरेसी अटेंशन टू डिटेल। यहाँ पे क्या होता है कि एक्यूरेसी को इनकरेज किया जाता है और जो प्रॉपर अटेंशन है वो हर एक बारीकी तरीके से यहाँ पे बच्चों को पता होता था। सूटेबल फॉर लर्नर्स हु एन्जॉय ग्रामर एंड रूल्स, और ये जो मेथड है वो उन लर्नर्स के लिए सूटेबल था जिनको ग्रामर बहुत ही अच्छी लगती थी, वो इन्जॉय करते थे पढ़ने में, और उनके रूल्स को उनको बहुत अच्छा लगता था कि रूल्स हम पढ़ रहे हैं उसके थ्रू हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मेथड था वो उन लर्नर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था और सूटेबल था। फिर उसके बाद में हमारा फिफ्थ है कैन बी इफेक्टिव फॉर टीचिंग लैंग्वेज विद कॉम्प्लेक्स ग्रामर सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि ये कहीं ना कहीं टीचिंग में भी इफेक्टिव था। अगर आप कोई भी लैंग्वेज को टीच कर रहे हो या कोई भी लैंग्वेज को पढ़ा रहे हो तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स ग्रामर सिस्टम के लिए जो था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। आई होप ये आपको एडवांटेज जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सबसे पहला है नेग्लेक्ट स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। यहाँ पे क्या होता था कि बच्चे जो है पढ़ तो लेते थे, लिख तो लेते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं स्पीकिंग में दिक्कत थी। अगर बच्चों से कहो कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके अंदर लैग थी, वो लोगों को कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज था। फिर उसके बाद में लिसनिंग स्किल में भी उनको जो चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी इंग्लिश स्पीच कोई दे रहा है तो आपको उसको ट्रांसलेट करने में पहले आप ट्रांसलेट करोगे हर एक लाइन, अच्छा इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी दिक्कत आएगी। तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज यही है कि बच्चे इंग्लिश में टॉक नहीं कर पाते, स्पीक नहीं कर पाते, और लिसनिंग स्किल में भी उनको दिक्कत होती है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट इतनी जल्दी नहीं कर पाते। फिर उसके बाद में कैन बी बोरिंग एंड ड्राई फॉर सम लर्नर्स, और ये मेथड जो है वो कहीं ना कहीं सम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि वही रूल बताओ उनको डायरेक्ट, फिर उसके बाद में ट्रांसलेट करें, फिर उसको लिखते जाएं, फिर पढ़ें, कहीं ना कहीं ये जो है वो चीज़ जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होती जा रही थी। थर्ड है हमारा ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर रूल्स कैन लीड टू मेमोराइजेशन रादर देन अंडरस्टैंडिंग। और इस मेथड से क्या है कि बच्चे जो हैं वो मेमोराइजेशन ज़्यादा करते थे रादर देन अंडरस्टैंडिंग। यहाँ बच्चे समझते कम थे और बच्चे जो हैं वो याद ज़्यादा करते थे, क्योंकि उनको कहा ही जाता था कि आप रूल्स को याद करो, फॉर्मुलेज रटो, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो थी वो उनकी ज़्यादा लैक होती जा रही थी, धीरे धीरे वो हटती जा रही थी, लेकिन उनकी जो मेमोराइजेशन, जो रटाफिकेशन वाली नॉलेज है वो ज़्यादा इंकरेज की जा रही थी। फोर्थ हमारा पॉइंट है डज नॉट इंकरेज क्रिएटिव एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन। यहाँ पे बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसको इंकरेज नहीं किया जा रहा था और कम्युनिकेशन भी इंकरेज नहीं किया जा रहा था। फिर उसके बाद में कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड इनएफिशिएंट, और ये मेथड जो है कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग भी है और इनएफिशिएंट है। आई होप ये डिसएडवांटेज भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड आ जाता है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है कि बच्चों को डायरेक्ट तरीके से समझाया जाता है। यहाँ पे आपको मदर लैंग्वेज जो है वो यूज़ बिल्कुल भी नहीं की जाती। यहाँ पे अगर आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको इंग्लिश में ही सिखाया जाएगा, इंग्लिश में ही बातचीत होगी, इंग्लिश में ही लिखवाया जाएगा, इंग्लिश में ही आपसे रीड करवाया जाएगा। इमर्जन इन द टारगेट लैंग्वेज, पूरी तरीके से आपको टारगेट लैंग्वेज में इमर्ज कर दिया जाएगा। नो यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि मदर लैंग्वेज जो भी आपकी है, फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी आपकी मदर टंग है तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी यहाँ पे यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद में एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। यहाँ पे क्या है कि रीडिंग और राइटिंग पे फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पे ज़्यादातर स्पीकिंग पे फोकस किया जाता है कि आप कम्युनिकेट कर पाओ, आप अच्छी तरीके से सुन पाओ, तो इन स्किल पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। फिर उसके बाद में हम देख लेते यूज़ ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल एंड रियल लाइफ सिचुएशन। यहाँ पे इस मेथड में क्या होता है, ऑथेंटिक मटेरियल का यूज़ होता है और रियल लाइफ सिचुएशंस को यूज़ किया जाता है बच्चों को समझाने के लिए। इनकरेजेस सेल्फ डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ पे बच्चों को इनकरेज किया जाता है किस लिए, सेल्फ डिस्कवर करने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए। टारगेट लैंग्वेज ओनली इन क्लास, और यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को ये चीज़ कही जाती है कि आप
अगर क्लास में इंग्लिश बोलना सीख रहे हो तो यहाँ पे तो आपको हिंदी बोलना अलाउ ही नहीं है, आप इंग्लिश में ही बात करो। तो कहीं ना कहीं एक ये है कि आप टारगेट लैंग्वेज जो भी सीख रहे हो तो आप क्लास में अगर हो आप तो आप उसी लैंग्वेज में बात करो। फिर उसके बाद में फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस यही किया रहता है कि बच्चे जो है वो कम्युनिकेट कर पाएँ जो भी वो टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं, और उस लैंग्वेज को अच्छे से वो लिख पाएँ, समझ पाएँ। यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। और इसमें क्या है, विजुअल एड्स का भी यूज़ होता है, जेस्चर्स का भी यूज़ होता है और बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ होता है। 9th हमारा पॉइंट है, इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू फिगर आउट लैंग्वेज रूल्स देमसेल्व्स। यहाँ पे बच्चों को कहा जाता है कि आप जो ग्रामर रूल्स है, जो लैंग्वेज के रूल्स है वो खुद से फिगर आउट करो, खुद से समझो। 10th हमारा पॉइंट है, एम्फेसाइजेस फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी। यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस नहीं किया जाता है, आपको यहाँ पे बताया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है कि आप फ्लुएंसी पे ज़्यादा ध्यान दो, जो भी आप बोल रहे हो आप फ्लुएंटली बोलो, सही गलत वो बात की बात है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे हम एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स क्विकली। यहाँ पे बच्चों को स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस होता है, तो जिससे कि बच्चा जो है वो स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल बहुत जल्दी सीख लेता है। इनकरेजेस क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे बच्चों को इनकरेज किया जाता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। थर्ड हमारा पॉइंट है प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ लैंग्वेज यूज़। यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है कि रियल लाइफ लैंग्वेज का आप यहाँ पे कैसे क्या यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद में बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लैंग्वेज यूज़। कहीं ना कहीं बच्चों को अगर आप फोकस कर रहे हो कि वो स्पीकिंग में अच्छे हो तो उनके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर बच्चों को पता है कि हम इंग्लिश में बात कर लेंगे तो वो कॉन्फिडेंटली जो है वो सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में टॉक कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, उनको कोई भी डिमोटिवेशन फील नहीं होगा। फिफ्थ है हमारा कैन बी इंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव। और ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग भी है और इंटरैक्टिव भी है। बच्चा जो है वो एक्टिव तरीके से सीखता है और इंटरैक्शन के साथ सीखता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके सीखता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड कि कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं डायरेक्ट मेथड के। सबसे पहला हमारा डिसएडवांटेज है कैन बी चैलेंजिंग फॉर बिगनर्स और स्ट्रगलिंग लर्नर्स। ये जो मेथड है वो बिगनर्स के लिए और स्ट्रगलिंग लर्नर्स के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेटिव लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है वो उसको यूज़ करने नहीं दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग के जो लर्नर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है मे लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकंसेप्शन। कई बार क्या होता है कि जो नए नए लर्नर्स होते हैं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है और मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है, क्योंकि वो कई बार समझ ही नहीं पाते हैं कि वो लैंग्वेज कह क्या रही है, क्या उसका मतलब निकल रहा है। थर्ड है हमारा रिक्वायर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर। और इस मेथड में स्किल्ड और एक्सपीरियंस टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो इस मेथड से वो नहीं पढ़ा सकते हैं। कैन बी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस स्टूडेंट प्रोग्रेस। और इसमें क्या होता है, कभी कभार जो हम स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते। इसमें डिफ़िकल्टी होती है कि कितने कौन सा स्टूडेंट है जिसकी प्रोग्रेस बहुत ही हाई है, कितना जो स्टूडेंट है वो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो गया है, किस तरीके से उसको कहाँ पे कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी होती है। फिफ्थ हमारा डिसएडवांटेज है मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल लर्नर्स और लर्निंग स्टाइल्स। और ये सभी लर्नर्स के लिए सूटेबल नहीं है और ना ही लर्निंग स्टाइल्स के लिए। काफ़ी बार बहुत सारे लर्नर्स को इसमें दिक्कत फेस करनी पड़ती है। आई होप ये डिसएडवांटेज आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 1 बाय 1 मैं पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज के सारे टॉपिक यहाँ पे अपलोड करूंगी, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।